हेलो एवरीवन, आई एम गौरव एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला। तो भाई जो आज का टॉपिक है दिस फॉर क्लास 12। द चैप्टर नेम इज रे ऑप्टिक्स एंड द टॉपिक इज फॉर टुडे इज डिस्पर्शन। तो हमने बहुत सारे फिनोमेना ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस, लेंस, प्रिज्म भी हमने कवर कर लिया रे ऑप्टिक्स में। तो आज हम बात करेंगे डिस्पर्शन के बारे में। तो डिस्पर्शन क्या है? ये भी एक ऑप्टिकल फिनोमिना है। इसमें क्या होता है जरा देखें आप ध्यान से। तो द स्प्लिटिंग ऑफ ए रे ऑफ लाइट इनटू its constituent colors or wavelength after passing through the prism like devices it's called dispersion of light। ये फिनोमेना तो आपने अपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व भी की होगी। जब भी किसी प्रिज्म से या प्रिज्म लाइट, जैसे आप स्केल से भी, नॉर्मली हम जो स्केल यूज करते हैं मीटर स्केल जो प्लास्टिक वाली होती है, उससे भी आपको दिख जाएगा कि लाइट, सनलाइट जो आती है, देखिए वैसे तो लाइट जो होती है वो मोनो कलर की भी हो सकती है, मतलब मोनो वेवलेंथ भी हो सकती है, मोनोक्रोमेटिक भी हो सकती है, और बहुत सारे कलर भी हो सकते हैं किसी एक लाइट की रे में। जैसे सनलाइट में आपके 7 कलर्स होते हैं, विबग्योर, ठीक है। सनलाइट जो होती है वो 7 कलर्स से मिलकर बनती है, जिसको हम विबग्योर बोलते हैं। तो जब ये सनलाइट किसी प्रिज्म लाइक डिवाइस से पास होती है, प्रिज्म से पास होती है, तो उस केस में वो 7 कलर्स में टूट जाती है, अलग अलग उसके 7 कलर्स हमें दिखाई पड़ते हैं। इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं डिस्पर्शन, ठीक है भाई। अब इसका रीजन क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। डिस्पर्शन को पहले यहाँ पे दिखा देते हैं आपको एक बार। अच्छा, डिस्पर्शन का रीजन क्या पहले वो समझते हैं। तो आपने फॉर थिन प्रिज्म जेल का जो फॉर्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था म्यू माइनस 1 इंटू ए, ठीक है, म्यू माइनस 1 इंटू ए। अब किसी प्रिज्म की हम बात कर रहे हैं तो उसका जो प्रिज्म एंगल है वो तो फिक्स हो जाएगा, वो वेरी नहीं करेगा। लेकिन एक ही सब्सटेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एक ही मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो अलग अलग कलर्स की लाइट, यानी अलग अलग वेवलेंथ्स की जो लाइट है उनके लिए अलग अलग होता है। यानी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है केवल मीडियम की प्रॉपर्टी नहीं है, वो लाइट जो आ रही है उस पर भी डिपेंड करता है। तो एक ही मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फॉर डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट या फॉर डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट में भी डिफरेंट हो सकता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी डिफरेंस होगा, एक ही प्रिज्म के सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग कलर्स की लाइट के लिए क्या है, अलग अलग है। तो अलग अलग कलर्स की जो लाइट का डेविएशन है, जब वो प्रिज्म में से पास होंगी तो अलग अलग आएगा। अब अलग अलग डेविएशन होगा तो अलग अलग डायरेक्शन में वो मुड़ेंगी, तो हमें सेपरेटली दिखाई पड़ती हैं आफ्टर डिस्पर्शन, ठीक है। तो यहां पर लिखते हैं इसका कॉज। देखिए होता ऐसा ही है, तो सबसे ज्यादा जो डेविएट होता है वो होता है आपका ब्लू, इस तरह से, ठीक है। सबसे कम जो डेविएट होता है वो होता है आपका रेड आर, और ये हो गया आपका ब्लू बी। बाकी कलर्स इन्हीं के बीच में होते हैं डेविएट, इस तरह से। ठीक है, एरोज भी बना देते हैं इनमें।
सनलाइट है, तो सनलाइट जब किसी प्रिज्म पे इंसिडेंट होगी तो वो उसके जो 7 कलर्स है वो अलग अलग एंगल पे मुड़ जाते हैं आफ्टर पासिंग थ्रू प्रिज्म। सबसे नीचे आता है वायलेट, सबसे ऊपर होता है रेड, बाकी कलर्स के बीच में होते हैं। इस तरह से आपका डिस्पर्सन आपको दिखाई देगा। तो अगर यहाँ कोई स्क्रीन आप लगाते हो तो उस स्क्रीन पर आपको सातों कलर्स जो है वो अलग अलग दिखाई देंगे। क्लियर होगी बात? तो ये तो आपकी फिनोमेना होगी डिस्पर्सन। अब बात कर लेते हैं इसके कॉज की। तो इसमें क्या है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of the material of prism is different for different colors of light। कलर्स का मतलब यहाँ पे वेवलेंथ है, अलग अलग कलर की अलग अलग वेवलेंथ होती है। ठीक है, लाइट को हम एज अ वेव पढ़ेंगे आगे तो आपको बता दूंगा मैं किसकी वेवलेंथ कितनी होती है। फॉर डिफरेंट कलर्स हेंस डेविएशन ऑफ different colors are different after passing through prism। after passing through prism। तो ये होगी भाई पूरी बात डिस्पर्सन से रिलेटेड। ठीक है, चलिए तो आगे बात कर लेते हैं। अब एक और बात मैं आपको नोट में बता दूं, वेवलेंथ जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है रेड की और सबसे कम होती है ब्लू की। अगर मैं सनलाइट की बात करूं, कलर्स की बात करूं विबग्योर में, तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम म्यू बोलते हैं डिक्रीजेस with the increase in wavelength of light। ठीक है, अब चूंकि जो वेवलेंथ होती है रेड की वो ज्यादा होती है किससे, ब्लू से, या वायलेट भी कह सकते हो आप। सबसे नीचे आपका जो वायलेट है वो, ये तीनों कलर ब्लूइश इफेक्ट रखते हैं, वी, आई और बी। वायलेट, इंडिगो और ब्लू तीनों जो है वो ब्लूइश इफेक्ट रखते हैं, और बाकी जो चारों हैं इनको हम बोलते हैं रेडिश इफेक्ट वाले कलर। तो ये वाले की जो वेवलेंथ है वो कम होती है, रेड वाले की वेवलेंथ क्या होती है भाई, ज्यादा होती है। ठीक है, यहाँ वायलेट ले लेते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा, ब्लू की जगह ले लेते हैं वायलेट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो होता है वायलेट के लिए ज्यादा और रेड के लिए कम, क्योंकि उल्टा है। ठीक है, और डेविएशन का जो फॉर्मूला है वो आप जानते ही हो कितना है, तो फॉर थिन प्रिज्म जो डेविएशन आता है वो आप जानते हो। यहाँ पर जो डेविएशन आएगा वायलेट कलर का वो ज्यादा हो जाएगा किससे, रेड कलर से। इसीलिए आपको वायलेट कलर ज्यादा डेविएट होता है और रेड कलर आपका जो है वो कम डेविएट होता है आफ्टर पासिंग थ्रू द प्रिज्म। क्लियर हो गई बात? तो ये थी भाई डिस्पर्सन की बात, हमने आपको बता दी यहाँ पे। ठीक है, चलिए
तो अब आगे बढ़ चलते हैं। अब हम बात करेंगे एंगुलर डिस्पर्सन। तो भैया एंगुलर डिस्पर्सन क्या होता है ये भी देखिए। एंगुलर डिस्पर्सन जो है वो होता है डिफरेंस, जो सनलाइट मान लीजिए किसी प्रिज्म में से पास होगी तो उसके जो एक्सट्रीम कलर्स हैं, एक्सट्रीम कलर से मतलब होता है वायलेट और रेड, तो उन एक्सट्रीम कलर्स के डेविएशंस के डिफरेंस को हम बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्सन फॉर ए प्रिज्म। एंगुलर डिस्पर्सन for prism is defined as the difference in deviations of एक्सट्रीम कलर्स या वेवलेंथ्स सनलाइट है कोई सी भी ऐसे लाइट जिसमें बहुत सारे कलर्स हों, आफ्टर पासिंग थ्रू प्रिज्म। इसको हम थीटा से लिखते हैं, इसको हम बोलेंगे डेल वी माइनस डेल आर। एक्सट्रीम कलर्स जो होते हैं वो आपके होते हैं वायलेट और रेड। ये मान लीजिए आपके पास प्रिज्म है, यहां से एक लाइट की रे आई, मान लीजिए सनलाइट है वो, तो यहां से जो इनका डेविएशन होता है वो अलग अलग एंगल्स पर हो जाता है। अब ये सबसे नीचे तो आएगी मान लीजिए आपकी वायलेट, सबसे ऊपर जो रहती है वो है आपकी रेड। सबसे ऊपर कौन सी रहती है? वो है आपकी रेड। एक्चुअल में यहीं से टूट जाती है लाइट की रेज जो होती हैं आपकी, वो इस जगह से भी टूट जाती है, वहां से थोड़ा और पहले से तोड़ देते हैं। इसके अंदर भी इनका डेविएशन जब होता है तो अलग अलग इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आपकी ये लाइट की रेज है। बाकी लाइट की रेज में नहीं बना रहा, उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। एक्सट्रीम कलर्स की बात करनी है अपने को। ये इनिशियल डायरेक्शन थी जिस डायरेक्शन में ये लाइट की रेज जो है आपकी लाइट की रेज सनलाइट की रेज जा रही थी। तो ये तो हो गया डेविएशन फॉर रेड कलर, है कि नहीं भाई। और अगर हम ब्लू कलर का देखें तो इस तरह से ये हो गया आपका डेविएशन ऑफ ब्लू कलर्स। डेल वी, ठीक है। अब चूंकि मैंने कहा था डेल वी माइनस डेल आर जो होता है वो एंगुलर डिस्पर्सन होता है, तो यहां जो आपका एंगल बचेगा इसको बोलेंगे एंगुलर डिस्पर्सन। ये क्या हो गया आपका एंगुलर डिस्पर्सन। तो फिगर में इस तरह से आपको एंगुलर डिस्पर्सन दिखाना है। क्लियर होगी बात। अब आप पीछे पढ़ ही आए हो, फॉर थिन प्रिज्म अगर देखा जाए तो थिन प्रिज्म के लिए डेल इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 होता है, तो याद जाएगा आपके पास म्यू बी माइनस 1 इंटू ए, और डेल आर जो रहेगा वो रहेगा म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। क्लियर होगी बात। जहां म्यू बी क्या है? प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट कलर, और म्यू आर क्या है? प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर। क्लियर होगी बात। यहां से आपका थीटा क्या आ जाएगा?
यानी एंगुलर डिस्पर्सन म्यू बी माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। इनमें से अगर आप ए कॉमन लोगे तो म्यू बी माइनस म्यू आर बच जाएगा। ये आपके एंगुलर डिस्पर्सन का फॉर्मूला हो गया। क्लियर हो गई बात भाई? क्या हो गया ये एंगुलर डिस्पर्सन का आपके पास हो गया ये फॉर्मूला। ये था आपका एंगुलर डिस्पर्सन। अब हम ऐसे ही बात करेंगे डिस्पर्सिव पावर की। ठीक है भाई, एंगुलर डिस्पर्सन आपके समझ आ गया। तो अब हम बात कर लेते हैं किसकी? डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर क्या होती है जरा वो भी देखते हैं। डिस्पर्सिव पावर देखें क्या होती है भाई। डिस्पर्सिव पावर ऑफ ए प्रिज्म या फिर किसी भी ऑप्टिकल डिवाइस का जो डिस्पर्सिव पावर होती है इज डिफाइंड एज the ratio of angular dispersion to mean deviation of a ray of light after passing through prism। क्लियर होगी बात? तो भैया इसको हम लिखते हैं ओमेगा से। ये होता है आपके पास थीटा अपॉन में डेल मीन, डेल एम बोल देंगे इसको। ठीक है, तो जैसे कि आपका रेड थी, फिर उसके बाद थी वायलेट, ये तो इधर चली गई थी। रेड जो है आपकी वो इधर चली गई मान लीजिए किसी और एंगल पर। एक बीच में से लाइट की आएगी जो मीन डेविएशन, जितने भी कलर्स थे सभी के डेविएशन का एवरेज या उनका मीन कहलाएगा मीन डेविएशन। ये आपका डेल मीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेल मीन। ये जो बनेगा इसको बोलेंगे डेल मीन। और अभी मैंने आपको बताया था थीटा क्या होता है भैया, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं थीटा। थीटा पीछे पड़ के आया वो भी जस्ट, तो थीटा क्या आ जाएगा भैया आपके पास? थीटा आ जाएगा म्यू बी माइनस म्यू आर बाई ए, और डेल मीन हो जाएगा आपके पास सीधे म्यू माइनस 1 इंटू ए, जहां म्यू जो होगा वो मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सब्सटेंस होगा। म्यू हो जाएगा मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सब्सटेंस। जो जितने भी कलर्स हैं, ओमेगा है ये, डब्ल्यू नहीं है। ठीक है भाई, ओमेगा। मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। म्यू भी क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म फॉर वायलेट कलर। म्यू आर क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म फॉर रेड कलर। तो भाई ये हो गई आपके पास डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला। क्लियर है बात? चलिए, यूनिटलेस क्वांटिटी होगी ये। क्या है भाई? यूनिटलेस क्वांटिटी है आपके पास ये। तो अब हम बात करेंगे डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन और डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन किस तरह से होगा। दो प्रिज्म हम यहाँ पर लेंगे इस तरह से,
कि वो दोनों मिलाकर एक बार डिस्पर्सन करेंगे, डेविएशन नहीं करेंगे, एक बार डेविएशन करेंगे, डिस्पर्सन नहीं करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। इसके लिए हम क्या करते हैं, दो अलग अलग सब्सटेंस के प्रिज्म है, उनको एक दूसरे के अपोजिट रख देते हैं इस तरह से, लाइक दिस। कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रिज्म आपको लेना है, एक का जो एंगल है वो ए मान लेते हैं, दूसरे वाले का मान लेते हैं ए डैश। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पर म्यू रहेगा, दूसरे वाले का रहेगा म्यू डैश। क्लियर है? अब इसमें क्या होगा, डिस्पर्सन तो होगा, कलर्स तो आपके सारे निकलेंगे, पर जो डेविएशन होगा वो नहीं होगा। यानी जो मीन डेविएशन होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। आफ्टर यहां पर जो मीन मतलब इन सभी का एवरेज डेविएशन निकालूंगा तो जीरो हो जाएगा, फाइनली क्या हो जाएगा, जीरो। अब वो किस तरह से होगा जरा देखते हैं यहां पर। तो मान लीजिए एक लाइट की रे आपकी इस तरह से आई, ठीक है, तो हम जानते हैं सबसे ज्यादा डेविएट कौन सी होती है आपके पास, वायलेट, सबसे कम कौन सी होती है, रेड। तो इसमें सारे जो कलर्स हैं वो इसके पैरेलल हो जाएंगे। ये सबसे कम होता है रेड, सबसे ज्यादा जो है आपका होता है डेविएट कौन, वायलेट, ठीक है। फिर वायलेट थोड़ा ज्यादा डेविएट होगा पिछली बार की तरह, एग्जैक्टली, ठीक है। और ये जैसी आपके पास रे थी उसी के पैरेलल रे निकलेगी, यानी इसके पैरेलल आपकी जो रे है वो बाहर निकल जाएगी। क्लियर होगी बात? और रेड भी आपका इस तरह से पैरेलल बाहर निकल जाएगा। ये हो गया आपका डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, यानी जो लाइट की रेज होंगी पैरेलल निकलेंगी बाहर, और जो इंसिडेंट रे थी उसके पैरेलल हो जाएंगे, या फिर अगर ये पैरेलल नहीं भी निकलती तो उनका जो मीन बीच वाला जो कलर होगा वो इसके पैरेलल हो जाएगा। आप इस तरह से बोल सकते हो, ठीक है। तो सातों कलर्स अलग अलग निकलेंगे यहाँ पर सभी के सभी इसके पैरेलल हो जाएंगे, आप ऐसा समझ लो। यहाँ पर इनका कोई डेविएशन नहीं आएगा, डेविएशन एंगल क्या आ जाएगा सभी का, जीरो। तो भाई चूंकि यहाँ पर डेविएशन जीरो है तो आप क्या बोलोगे भाई, देखो डेल लेंथ आपका जीरो है। अब डेल लेंथ निकालो कैसे, इसके थ्रू डेविएशन माइनस दूसरे लेंस के थ्रू डेविएशन, और माइनस इसलिए क्योंकि वो उल्टा रखा है, उसका डेविएशन उल्टी डायरेक्शन में आएगा, नीचे करेगा तो वो वापस ऊपर कर देगा, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस लगा दिया है। क्लियर हो गई बात? तो हम जो डेल जानते हैं किसी भी लेंस के, किसी भी प्रिज्म के लिए क्या होता है भाई, म्यू माइनस 1 इंटू ए, ठीक है। डेल मीन इसका और डेल मीन इसका, माइनस करने पर क्या जाएगा, जीरो। तो म्यू माइनस 1 इंटू ए, म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए डैश बराबर क्या हो जाएगा भैया, जीरो। यहां से अगर आप देखोगे तो ए अपॉन में ए डैश किसके बराबर आ जाएगा, म्यू डैश माइनस 1 अपॉन में म्यू माइनस 1। तो दो प्रिज्म इस तरह से हो कि उनके प्रिज्म एंगल का रेशियो जो है वो इस तरह से बराबर आ जाए जैसे मैंने लिखा हुआ है। तो ये दोनों जो लेंस हैं ये आपके मिलकर लाइट को डिस्पर्स तो करेंगे, उसका डिस्पर्सन तो करेंगे, पर लाइट का डेविएशन जीरो हो जाएगा। तो दो प्रिज्म इस तरह से जैसे मैंने कंडीशन, ये कंडीशन फॉर डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन है, इट इज कंडीशन फॉर डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये हो गया आपका डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, ये कंडीशन होती है। ऐसे ही हम बात करेंगे अब डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन की, किसकी, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन।
इसमें फिर आप क्या करोगे, जो पेयर होगा प्रिज्म का वो इस तरह से होगा कि वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट मैनर में रखे होंगे। एक प्रिज्म ऐसा हो गया, दूसरा वाला जो प्रिज्म होगा आपका वो उल्टा रखा जाएगा इस तरह से, और इन दोनों प्रिज्म से मिलाकर जब लाइट किरणें बाहर निकलेगी तो उसमें डेविएशन तो हुआ होगा लेकिन डिस्पर्सन नहीं होगा। ये ज्यादा होती है डेविएट या आपकी कम होती है रेड, ठीक है। ऐसे मुड़ गया, ये कलर आपको थोड़ा ज्यादा मुड़ता है, दोनों आकर एक ही पॉइंट पर मिल जाते हैं, और फाइनली जो कलर बाहर निकलता है उसमें थोड़ा डेविएशन रहता है, किससे, मीन लाइट से। इस तरह से ये मान लीजिए बाहर निकल गया आपकी लाइट के लिए। क्लियर होगी बात। यहाँ पर डेविएशन तो हुआ है, जिस मतलब जो फाइनल लाइट होगी वो इसके पैरेलल नहीं होगी, कंफर्म बात है, पर यहाँ पर कलर एक ही बाहर निकलेगा, आपका कलर यहाँ पर एक ही बाहर निकलेगा, डिस्पर्सन नहीं होगा, व्हाइट सनलाइट ही बाहर आपकी निकल जाएगी, ठीक है। इसकी कंडीशन क्या होगी, देखिए यहाँ पर अगर टोटल एंगुलर डिस्पर्सन देखा जाए तो कितना आ जाएगा, 0 भाई, इसका एंगुलर डिस्पर्सन और इसका एंगुलर डिस्पर्सन मिलाकर कितना होना चाहिए, 0, तभी तो डिस्पर्सन नहीं होगा। थीटा माइनस थीटा डैश मस्ट बी इक्वल टू 0, माइनस क्योंकि वो उल्टा कर रहा है इसलिए माइनस लगा दिया मैंने यहाँ पर पहले से ही। अब थीटा का फॉर्मूला आप जानते हो, होता है म्यू वी माइनस म्यू आर मल्टीप्लाई ए माइनस म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश मल्टीप्लाई ए डैश इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो आपकी कंडीशन आएगी ए अपॉन ए डैश वो आ जाएगी म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश अपॉन में म्यू वी माइनस म्यू आर। इट इज द कंडीशन फॉर डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। इस केस में टोटल डेविएशन जो आएगा तो वो डेल नेट आपका हो जाएगा डेल माइनस डेल डैश, ये तो आ जाएगा डेल माइनस डेल डैश, ठीक है। तो डेल और डेल डैश की वैल्यू आप यहाँ पे इजीली निकाल सकते हो। इसमें क्या हो जाएगा आपके पास, डेल माइनस डेल डैश में डेल आपके पास होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू माइनस 1 इंटू ए डैश। आप यहां से तुरंत क्या निकाल दोगे, डेल नेट की वैल्यू आप निकाल सकते हो। क्लियर होगी बात। तो ये हो गया आपका डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। जब एक ही कलर बाहर निकलता है एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए फिर एक दो न्यूमेरिकल्स भी देख लेते हैं इसी टॉपिक पर। न्यूमेरिकल कुछ इस टाइप से आपके पास दो प्रिज्म है, ठीक है। टू thin prism are combined to form a chromatic combination। एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन का मतलब होता है डेविएशन तो करेंगे पर डिस्पर्सन नहीं करेंगे, ठीक है।
और दोनों जो प्रिज्म है उनका आपको सारी चीजें दे रखी है, मैं लिख देता हूं क्या क्या दे रखा है। प्रिज्म एंगल जो है दोनों के दे रखे हैं। एक का प्रिज्म एंगल जो है आपके पास वो दे रखा है 4 डिग्री का, और दूसरे का जो प्रिज्म एंगल है वो जो है आपको निकालना है। एक का प्रिज्म एंगल दे रखा है 4 डिग्री, दूसरे का जो प्रिज्म एंगल है a डैश, यू हैव टू फाइंड। ठीक है, और बाकी सारी चीजें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके लिए दे रखे हैं, म्यू आर, म्यू वी और म्यू वाई। म्यू वाई को बोलते हैं म्यू मीन, आप याद रख लो। जो येलो कलर है वो बिल्कुल बीच में आता है, इसलिए उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। आगे से आप ये बात ध्यान रखोगे। ठीक है, तो 1.35 तो है रेड के लिए, 1.40 है आपके पास येलो के लिए, और 1.42 है आपके पास वायलेट कलर के लिए फॉर फर्स्ट प्रिज्म। और सेकेंड प्रिज्म के लिए जो वैल्यूज दे रखी हैं म्यू आर डैश, म्यू वी डैश और म्यू वाई डैश। म्यू आर डैश आपकी दे रखी है 1.7, म्यू वाई दे रखी है 1.8 और म्यू आर दे रखी है 1.9, सॉरी म्यू वी। इस तरह से आपको वैल्यूज दे रखी है। ये यहां पर मीन है इसके लिए। ठीक, येलो को हम बोलते हैं मीन, मीन कलर आपका येलो होता है। तो आपको क्या पता करना है, ए डैश, और यहां पर एक और चीज पता करनी है, एंड ऑल्सो फाइंड नेट डेविएशन, ये भी आपको पता करना है। चलो सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका फटाफट, लगे आप। तो अब आपके पास अगर हम सॉल्व करें यहां पर, तो कंडीशन फॉर एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन मैंने आपसे कहा था ए डैश अपॉन ए जब आप करोगे तो यहां पर आपके पास आ जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश। ठीक है, ये तो सर कंडीशन जो मैंने निकाली थी आपके लिए। तो ए डैश कितना आ जाएगा, वैल्यू पुट कर लेते हैं भाई। म्यू वी आपके पास 1.42 है, माइनस म्यू आर जो रखिए 1.35 है, म्यू वी डैश है 1.9 माइनस 1.7 और मल्टीप्लाई 4 डिग्री, ए की वैल्यू। तो यहाँ पर आपके पास बच जाएगा 0.07 डिवाइडेड बाई 0.2 मल्टीप्लाई 4 डिग्री, ये हो गया ए डैश। तो सीधे ए डैश निकाला जाए तो कितना आ जाएगा भाई, यहां से 4 डिग्री है। ठीक है भाई, यहां से हटाते हैं अगर हम 0 तो नीचे आ जाएगा आपके पास 4 7 28, 0.28 और 0.2 है ना। तो 7 अपॉन में आ जाएगा आपके पास 20 मल्टीप्लाई 4, 7/5, तो 1.4 डिग्री, 1.4 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। जो ए डैश आएगा वो कितना आ जाएगा भाई, 1.4 डिग्री। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, डेल नेट की। ठीक है, नेट डेविएशन क्या आएगा जरा वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर आपको एंगल को चेंज करने की जरूरत नहीं है रेडियन में, क्योंकि वो रेशियो है यहाँ पर, तो रेडियन से रेडियन कटेगा, घबराने की जरूरत नहीं है इसके लिए आपको। ठीक है, नेट डेविएशन देखें तो डेल नेट आपका हो जाएगा डेल 1 माइनस डेल 2। ठीक है, ये हो गया आपके पास म्यू,
म्यू मीन होता है यहाँ पर, तो म्यू वाई लिख देंगे, म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू वाई डैश माइनस 1 इंटू ए डैश, ये तो आ जाएगा। अच्छा दोनों को माइनस क्यों किया है, क्योंकि ये अपोजिट उसमें रखे हुए हैं, एक अगर ऊपर की तरफ मुड़ेगा तो अगला जो मुड़ेगा वो नीचे की तरफ मुड़ेगा, इसलिए माइनस करना है यहाँ पर आपको, प्लस नहीं करना है, ठीक है। तो जो म्यू वाई था आपके पास वो था 1.40 माइनस 1 इंटू ए था आपके पास 4 डिग्री माइनस, हाँ इसे चेंज कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर जो है वो डिफरेंस है, यहाँ पर जो है वो क्या है आपके पास डिफरेंस, यहाँ चेंज करना आपको क्या है, आप चाहो तो इसको पाई में चेंज कर लो, वरना डिग्री में भी आंसर लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो म्यू वाई डैश आपका 1.8 था सर माइनस 1, और ये आपने लिखा था 1.4 डिग्री में आंसर लिख देंगे, बाद में चेंज कर लेंगे इकट्ठा एक बार में, कॉमन लेके भी हो सकता है, चेंज घबराने की जरूरत नहीं है इसके लिए। कितना आ जाएगा भाई ये, तो ये तो हो गया आपके पास सीधे 0.4 इंटू 4 माइनस 0.8 इंटू 1.4, ये तो हो गया 1.6 माइनस 1.12, तो यहां से आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 0.48 डिग्री। डिग्री में छोड़ देते हैं, अगर रेडियन में है तो आप चेंज कर दें, रेडियन में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो माइनस करेंगे चेंज करेंगे, दोनों को बाहर कॉमन ले सकते हैं भाई, मान लीजिए यहाँ पर भी आप करते हो 5/180, यहाँ पर भी 5/180, तो बाहर कॉमन ही करोगे, लास्ट में कर देना चेंज, क्या दिक्कत आ रही है अगर चेंज करने के लिए बोलता है तो, वरना हो सकता है आंसर डिग्री में दिया हो, घबराने की जरूरत नहीं है इसमें। तो भाई ये था इस पे डेरिवेशन जो हमने टॉपिक आज पढ़ा, क्लियर होगी बात। तो ऐसे ही अब हम पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है जरा इसको ध्यान से समझें। इसमें क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर होता है वो लाइट की रेस को पहले, लाइट एनर्जी को या लाइट की रेस को पहले अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। एटमॉस्फेयर के जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो, ज्यादा बड़े पार्टिकल्स नहीं, तो स्मॉल पार्टिकल्स जो है एटमॉस्फेयर में वो क्या करते हैं, लाइट को अपने अंदर पहले एब्जॉर्ब करते हैं, फिर सभी डायरेक्शन में उनको एमिट करते हैं। तो पहले एब्जॉर्प्शन और फिर री इमिशन इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, इसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग। क्या बोलते हैं भैया, स्कैटरिंग। क्लियर है बात। तो व्हेन लाइट passes through a medium, then molecules of medium first absorb the incoming light radiations and then emit them in all possible directions. This phenomena is called स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, नोट में आप एक बात देखिए ध्यान से, मोर द वेवलेंथ of light, less it is scattered by medium।
मीडियम पार्टिकल। ज्यादा वेवलेंथ वाली लाइट की जो स्कैटरिंग होती है वो कम होती है, आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। बहुत बड़ी फिनोमिना है ये, आपके डेली लाइफ में आपको बहुत इजीली देखने को मिल जाती है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हालांकि इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं फिर, लेकिन ये जो एप्लीकेशन डेली लाइफ उनके बहुत सारे एप्लीकेशन इसी फिनोमिना पर बेस्ड है। तो आपको समझिए, एक तो आपको ध्यान रखना है जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है लाइट की उसकी स्कैटरिंग कम होती है। यानी पार्टिकल जो है वो कम वेवलेंथ वाली लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, ज्यादा वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। पार्टिकल जिस लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं उनकी वेवलेंथ उनके साइज से बराबर या कम होनी चाहिए, ज्यादा हुई तो वो एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। इसीलिए जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है उन लाइट का जो एब्जॉर्प्शन और रीमिशन है, मतलब स्कैटरिंग है, वो काफी कम होती है। क्लियर है बात? तो इसके जो डेली लाइफ एग्जांपल हैं वो क्या है स्कैटरिंग ऑफ लाइट के, जरा वो समझ लेते हैं। बहुत सारे डेली लाइफ एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट के, जैसे स्काई का ब्लू कलर जो है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से है। एक्चुअल में जो स्काई है वो ब्लू नहीं है, वो ब्लैक है, ठीक है। जो स्काई कलर में ब्लू दिखता है अर्थ के ऊपर वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से है। रेड जो है सन जो है आपका वो सनसेट और सनराइज के टाइम पर रेड दिखता है, और जब दोपहर होती है नून होता है तो उस समय वो व्हाइट दिखता है। ये भी क्या है भैया, ये भी आपका एग्जांपल है किसका, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का। जो डेंजर सिग्नल्स होते हैं उनको हमेशा रेड बनाते हैं, ये भी क्या है आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट का ही एक एग्जांपल है। क्लियर है बात? चलिए, तो जो मैंने भी आपको बताया था जो स्कैटरिंग होती है लाइट की वो क्या होती है भाई, वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अपने पास एक साइंटिस्ट थे रेले, उनके अकॉर्डिंग फॉर्मूला है साइंटिस्ट थे आपके रेले, इन्होंने क्या बताया था, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ रेज़ टू पावर 4 है किसी भी कलर की लाइट के लिए। जितनी ज्यादा उसकी वेवलेंथ होगी उतनी कम उसकी स्कैटरिंग होती है। क्लियर है? चलिए, तो भाई बात कर लेते हैं आप कुछ एग्जांपल, डेली लाइफ एग्जांपल जो कि आपके स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर बेस्ड हैं। तो उनको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं लिखवा नहीं रहा, मैं आप समझ लो, अपनी बुक से इजीली पढ़ सकते हो आप। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं। डेली लाइफ एग्जांपल्स ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कुछ, वो आप याद रखेंगे। अगर नीट में कभी कभी सीधे पूछ लेता है ब्लू कलर ऑफ स्काई किस फिनोमेना के लिए है। ठीक है, सनराइज और सनसेट के लिए। रेड कलर। चलिए, तो ये कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स हैं आपके स्कैटरिंग ऑफ लाइट के, इनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्यों ऐसा होता है। तो आप एक बार ध्यान से सुने और समझे इस चीज को, ठीक है। तो ब्लू कलर ऑफ स्काई आपको क्यों दिखता है, जरा देखते हैं क्यों दिखता है। क्योंकि अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है। अर्थ के ऊपर क्या है भाई, एटमॉस्फेयर है। तो मैंने एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप ध्यान से देखो। मान लीजिए अर्थ है और इसके ऊपर क्या आपका एटमॉस्फेयर है। इस एटमॉस्फेयर से अगर आप ऊपर चले जाओ तो यहां पर कलर आपका ब्लैक है स्काई का, पर यहां पर आपको ब्लू दिखता है कलर। जब आप अर्थ पर खड़े होकर देखते हो स्काई को, इसके ऊपर से देखोगे तो ब्लैक दिखेगा। जब भी आप स्पेस में जाओगे तो वहां आपको ब्लैक ब्लैक दिखता है।
बस अर्थ पर खड़े होने पर ब्लू दिखता है स्काई। क्यों ऐसा क्यों होता है भाई? क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेयर एक लेयर होती है, और जो एटमॉस्फेयर की लेयर है उसके जो ऊपर वाला हिस्सा है, बहुत ऊपर चले जाओगे तो यहाँ पर स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स है, साइड में बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं। ज्यादा बड़े जो पार्टिकल्स होते हैं वो सभी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा था पार्टिकल्स उन लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं जिनकी वेवलेंथ उनके साइज या उनसे कम हो। ठीक है, तो अगर पार्टिकल बड़े हैं तो सारे कलर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं इसलिए, क्योंकि वेवलेंथ सभी की छोटी होगी उनके साइज से। और पार्टिकल अगर छोटे हुए तो केवल उन वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करेंगे जिनकी, उन कलर्स को एब्जॉर्ब करेंगे, उन कलर्स की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे जिनकी वेवलेंथ छोटी हो या उनके साइज से कम हो। तो यहाँ पर क्या है, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, इस जगह पर बहुत स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स। कहाँ पर? हाई एल्टीट्यूड पर, बहुत ऊंचाई पर अगर चले जाते हो आप अर्थ से, एटमॉस्फेयर की ऊपरी परत जो है वहां पर क्या है, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स हैं। तो जब लाइट की रे आती है सन से तो ये कर लेते हैं उसको, उस सनलाइट में से आप जो पार्टिकल्स हैं उन कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं जिनकी वेवलेंथ छोटी है ना। तो बाकी को छोड़ देते हैं, बाकी हमारे पास आती है अर्थ तक। तो जब ये एब्जॉर्ब करते हैं तो केवल ब्लू कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि ये ब्लूइश इफेक्ट जो लाइट रखती है उनको एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि वेवलेंथ छोटी है। तो ये पार्टिकल ब्लूइश कलर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर उसको री इमिट करते हैं। क्या करते हैं भैया? री इमिट करते हैं। ये पार्टिकल जब अपने अंदर से लाइट बाहर निकालते हैं तो वो केवल ब्लू होती है। क्या होती है? ब्लू। अब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने अंदर से जो लाइट बाहर आपकी तरफ भेजेगा वही कलर आपको दिखाई देगा उस ऑब्जेक्ट का, भले चाहे वो ऑब्जेक्ट किसी भी कलर की हो, डज नॉट मैटर। तो कोई भी ऑब्जेक्ट किस कलर के, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, वो कौन सी लाइट को इमिट करेगी वो उसी कलर की आपको दिखाई देने वाली है। तो सन से चलने वाली जो सनलाइट की रेज हैं उनमें से ब्लू कलर जो है, या ब्लूइश इफेक्ट वाले जो कलर हैं वो सन की एटमॉस्फेयर की जो ऊपरी लेयर है उसके स्मॉल पार्टिकल्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और फिर वो स्मॉल पार्टिकल सभी डायरेक्शंस में क्या निकालते हैं, अपने अंदर से वो उस ब्लू लाइट को बाहर निकालते हैं। जब इन पार्टिकल से लाइट हमारे पास पहुंचती है तो वो ब्लू कलर की होती है, तो हमको पार्टिकल्स ब्लू कलर के दिखाई देते हैं, सारे पार्टिकल्स आपको ब्लू कलर के दिखाई देंगे। क्लियर होगी बात? तो इस तरह से जो आपको स्काई है या एटमॉस्फेयर के जो ऊपरी लेयर है वो ब्लू कलर की दिखाई देती है। क्लियर होगी बात? तो ऐसे ही अब अगली बात समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास ये अर्थ है ना, अब अर्थ के पास क्या है, आपके पास मान लीजिए इस तरह से चारों तरफ इसके एटमॉस्फेयर है, अर्थ के चारों तरफ इस तरह से एटमॉस्फेयर है ना। ये मान लीजिए आपके पास अर्थ है और उसके चारों तरफ एटमॉस्फेयर। मेरी बात आप ध्यान से सुनो, सनसेट जब होता है, सनराइज जब होता है, तो जो सन होता है वो हॉरिजन पे होता है। कहाँ होता है? हॉरिजन पे। दोपहर में यहां होता है, फिर सनसेट पे फिर हॉरिजन पे आ जाता है, जमीन के पैरेलल हो जाता है, मतलब वो। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनो और समझो। सुबह और शाम के टाइम, सनसेट और सनराइज के टाइम, जो पर्सन है उससे सन की जो डिस्टेंस है, यानी जो एटमॉस्फेयर है सन और उस पर्सन के बीच, उसकी लेंथ काफी ज्यादा होती है। भाई सन तो आपका यहाँ कहीं होगा, सन तो आपका मान लीजिए यहाँ कहीं है, सन तो आपका यहाँ कहीं है, सन तो आपका यहाँ कहीं होगा, ठीक है, बहुत ऊपर होता है एटमॉस्फेयर से। अब देखिए यहाँ पर जब सन की रेज आती हैं तो ज्यादा एटमॉस्फेयर की लेंथ से गुजरती हुई आती है। देखो इतना एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर भी आपका इतना एटमॉस्फेयर, यहाँ पर थोड़ा कम एटमॉस्फेयर रहता है। जब नून होता है, जब आपके सर पे होता है तो एटमॉस्फेयर की जो लेंथ है वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई अर्थ के पैरेलल चलेंगे यार, यहाँ तो बिल्कुल सीधे ऊपर, यहाँ पे खड़े हो आप, सीधे ऊपर देख रहे हो, और सामने अर्थ के पैरेलल बहुत दूरी कवर करोगे, बहुत बड़ी होती है ना अर्थ की रेडियस, इतना तो ये वैसे हो गया अर्थ पे, इसके बाद ये डिस्टेंस तो एक्स्ट्रा होगी भाई, ये और ये बराबर होगी। इसके अलावा जो ये आ गया वो एक्स्ट्रा तो है, जमीन के पैरेलल की डिस्टेंस ये और ये बराबर होता है, लेकिन इस पर्सन से यहां तक की डिस्टेंस क्या एक्स्ट्रा है। तो जब भी सनसेट और सनराइज का टाइम होता है तो सन जो होता है वो आपका हॉरिजन पर होता है, तो ज्यादा एटमॉस्फेयर होता है आपके और सन के बीच में। नून के समय कम एटमॉस्फेयर होता है। ज्यादा एटमॉस्फेयर होता है तो ज्यादा स्कैटरिंग होती है लाइट की,
और कौन से कलर की लाइट की ज्यादा स्कैटरिंग होती है? ब्लू कलर। जो मीडियम है यहाँ पर एटमॉस्फेयर है, उसके पार्टिकल्स जो है वो ब्लू कलर को सोख लेते हैं पूरी तरह से। जो सन से निकलने वाला ब्लू कलर है उसको यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर की गहरी परत है, ज्यादा डीप परत है, वो पूरे के पूरे ब्लू कलर को एब्जॉर्ब कर लेती है और आपके पास सन से जो लाइट की रे थी उससे केवल रेड कलर ही पहुंचता है। भाई सारा का सारा जो ब्लू कलर है वो तो एब्जॉर्ब कर लेगा किसके द्वारा? बाय द एटमॉस्फेयर। तो बचा कौन सा बचा? रेड। अब सन से तो सातों कलर निकले थे, पर बीच में एटमॉस्फेयर ने जो ब्लूइश इफेक्ट वाले कलर थे उनको एब्जॉर्ब कर लिया, जो रेडिश इफेक्ट वाले कलर थे उनको छोड़ दे, उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाया उसने। आदमी के पास जो कलर पहुंचा है सन से निकलकर वो केवल रेड पहुंचा है, तो आदमी को रेड दिखता है। ये यहाँ सातों निकले थे पर आदमी के पास कौन सा पहुंचा? रेड पहुंचा, तो रेड ही उसको दिखाई देगा सन। ये हमारी आंख की प्रॉब्लम है, जो कलर हमारे आंख तक पहुंचता है ऑब्जेक्ट हमें उसी कलर की दिखाई देती है, भले उसमें से कितने कलर निकलते हो उससे फर्क नहीं पड़ता। ऐसे यहाँ भी होगा। अब यहाँ वाले केस में क्या है, यहाँ पर एटमॉस्फेयर की जो परत है वो थोड़ी कम है, तो यहाँ पर पूरी तरह से स्कैटर नहीं हो पाता ब्लू कलर, और ब्लू कलर भी बचा रह जाता है किसमें? लाइट की रे में। तो यहाँ पर ब्लू और रेड सारे पहुंच जाते हैं हमारी आंखों तक, और सारे कलर जब एक साथ पहुंचते हैं तो हमें कैसे दिखाई पड़ते हैं? व्हाइट दिखाई पड़ते हैं। क्लियर होगी बात? तो ये थी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की बात। किसकी? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ये था भाई आज का वीडियो लेक्चर, जिसमें हमने डिस्पर्सन के बारे में बातें सीखी और स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में भी हमने बातें सीख ली। अब वीडियो लेक्चर ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है, तो बाकी जो बची बातें हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।